नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से जो अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास ले रहे हैं उसमें अपना जो टॉपिक अब चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोशिका। और कोशिका का अपन ने एक क्लास अपन ने ले ली है पिछली। अब अपन यहाँ पे कोशिका की दूसरी पार्ट यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में कोशिका के बारे में क्या क्या देखा था। तो पिछली क्लास में अपन ने कोशिका के बारे में, जैसे कोशिका की उत्पत्ति कैसी होती है, जीव द्रव्य कैसे होता है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसकी झिल्ली कैसी होती है, अंदर के अंग कैसे होते हैं, वो सब अपन ने देख लिया था। अब आज की क्लास में अपन देखेंगे कोशिका के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनके एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका, सेंट्रोसोम, केंद्रक, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, ये जितने भी अंग होते हैं अंदर के, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोशिका का एक डायग्राम बताऊंगा आपको। तो ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे ये मान लो कोई कोशिका है। ये क्या है, मान लो कोई कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली हो गई। फिर इसके अंदर है वो यहाँ पे कोशिका द्रव्य, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिका के अंग, जैसे ये केंद्रक हो गया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये मान लो कोई राइबोसोम हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया। तो ऐसे क्या होते हैं, कोशिका के अंग इसके अंदर यहाँ पे रहते हैं। अब अपन यहाँ पे सबसे पहला अंग पढ़ेंगे कोशिका के अंग, उनमें है वो पहला पढ़ेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका के अंग, तो टॉपिक है कोशिका के अंग, यानी ऑर्गन ऑफ सेल पढ़ेंगे। उनमें से पहला अंग आ रहा है उसे अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला अंग आ रहा है उसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले इसकी जो बारे में बताया गया था वो 1857 में कोलिकर के द्वारा बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उसने कीट पतंगों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा, लेकिन फिर भी विस्तृत रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो खोज की गई है वो 1890 के अंदर यहाँ पे अल्टमैन के द्वारा की गई थी। और अल्टमैन ने है वो इसे मानव का क्या बोला, बायोप्लास्ट कहा, मानव का बायोप्लास्ट कहा। लेकिन अल्टमैन ने तो मानव का बायोब्लास्ट कहा, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो वो 1898 के अंदर पहली बार कार्ल बेंडा के द्वारा है वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम दिया गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, तो कोशिका के अंदर है वो ऊर्जा का कार्य करता है, ऊर्जा देता है। इसके अंदर है वो ऊर्जा बनती है, इसके अंदर एटीपी और साथ ही में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे कोशिका को क्या करती है, ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसे कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का इंजन, इस नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी आकृति कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति है वो एक जूते के समान होती है, जो अपना पैर का जूता है उसी समान होती है। और इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है वो यहाँ पे केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसे अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, इसकी आंतरिक दीवारों को अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो यहाँ पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसकी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन एक एक फैक्ट लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला फैक्ट क्या आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, 1857 में किसके द्वारा, 1857 में, ध्यान रखना, कोलिकर, कोलिकर, कोलिकर के द्वारा सर्वप्रथम कीट पतंगों में देखा गया, कीट पतंगों में देखा गया। तो सबसे पहले इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने देखा, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कोलिकर ने इसके बारे में सबसे पहले कीट पतंगों में देखा। लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या किसने की, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे
1890 में किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा। 1890 में अल्टमैन अल्टमैन के द्वारा इसकी विस्तृत विस्तृत व्याख्या की गई। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस विस्तृत व्याख्या की गई। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेकिन उसने क्या वो कहा? विस्तृत व्याख्या की गई और इसे मानव का बायोब्लास्ट कहा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या नाम दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दिया, अल्टमैन ने है माइटोकॉन्ड्रिया को मानव का बायोब्लास्ट कहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर 1898 में किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा। कार्ल बेंडा के द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले 1800 में कोलीगर के द्वारा इसको देखा गया। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो 1890 में अल्टमैन के द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। साथ ही में और इसे मानव का क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। लेकिन 1898 में कार्ल बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अगर खोज के बारे में पूछे तो अल्टमैन इसकी खोज की करता है। यहाँ पे खोज है, वो खोज किसके द्वारा? तो अल्टमैन के द्वारा है, वो इसकी यहाँ पे खोज की जाती है। फिर लेकिन नाम किसके द्वारा? तो कार्ल बेंडा के द्वारा है, इसका नाम दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे देखेंगे। तो इसकी आकृति कैसी होती है? तो जूते के समान। जैसे मान लो ये क्या है? ये मान लो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा जूता होता है अपना, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर है वो क्या पाया जाता है दोस्तों? ऐसी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। वो इन संरचनाओं के पास में है वो ऐसी दीवार यहाँ पे पाई जाती है। तो ये किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, जो जूते के समान होता है। अगला पॉइंट क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर? तो इसकी आकृति जूते के समान होती है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ ही में यह है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्रेब्स चक्र का निर्माण चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है जिससे एटीपी और ग्लूकोज बनता है और वो अपने को यहाँ पे ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा? क्रेब्स चक्र का चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है और कोशिका को ऊर्जा देता है। इसलिए इसे कोशिका का क्या बोलते हैं? इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस बोलती है। ध्यान रखना, ऊर्जा देने के कारण, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। साथ ही में इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, इसे कोशिका का शक्तिगृह तथा इंजन भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने क्या क्या देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
1857 में कोलिकर के द्वारा इसकी कीट पतंगों के अंदर इसकी पहली बार देखा गया था, लेकिन अल्टमैन ने है वो 1890 में है वो इसकी विस्तृत व्याख्या की, यानी इसकी खोज भी अल्टमैन ने की थी और इसको मानव का बायोब्लास्ट कहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो 1898 में है वो सबसे पहले कार्ल बेंडा के द्वारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। साथ ही में इसकी आकृति जूते के समान होती है, इसमें क्रेप्स चक्कर चलता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर क्रेप्स चक्कर का निर्माण चलता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी और ग्लूकोज बनता है और फिर ये अपने कोशिका को या अपने शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, जिसलिए इसे अपन किस नाम से, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह और या कोशिका का इंजन भी इसे अपन कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अपन इसके बारे में और क्या क्या देखेंगे। तो अब एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसके आंतरिक भाग को अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसकी दो चार मैं लाइनें मिटा देता हूँ एक बार। तो इसकी जो आंतरिक भाग होता है उसे अपन क्रिस्टी और इसकी डबल लेयर यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो तीन लाइनें मैं इसकी मिटा देता हूँ। नोट आप नोट्स कंप्लीट बना के दोस्तों, एक भी आपके लिए कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे छूटने वाली नहीं है, लगातार आपके लिए है वो यहाँ पे शानदार क्लास है वो लगाई जा रही है और शाम को है वो यहाँ पे एमसीक्यू क्लास अपन ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्या आता है, अगला पॉइंट आएगा कि है ध्यान रखना जो इसकी आंतरिक दीवारें होती है, इसकी आंतरिक दीवारें होती है तो वो एक क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? क्रिस्टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवारों को किस नाम से? क्रिस्टी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर बाइलेयर दोहरी झिल्ली, जिसे अपन बाइलेयर के नाम से जानते हैं, बाइलेयर होता है। यानी इसकी डबल झिल्ली होती है, ये बाहर की झिल्ली है और फिर अंदर की ये झिल्लियां होती है ऐसे, तो इसे बाइलेयर के नाम से जानते हैं। और ये क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, इसे सिस्टर्न भी कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये डॉट डॉट क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या है, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये ध्यान रखना है। इस डीएनए है वो कोशिका के दो ही अंगों में पाया जाता है, एक केंद्र के अंदर और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा डीएनए किसी में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डीएनए और राइबोसोम होता है। साथ ही में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। पहला सबसे बड़ा अंग है वो केंद्रक होता है, उसके बाद में है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो अब लिखेंगे केंद्रक के बाद यह है कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कोशिका का सबसे बड़ा अंग तो रहेगा केंद्रक न्यूक्लियस और दूसरा सबसे बड़ा अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों ये अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है। तो अपन ने कोशिका का पहला अंग यहाँ पे पढ़ लिया है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में अपन ने डिटेल से यहाँ पे देख लिए। अब अपन पढ़ेंगे अंतःप्रदेवी जालिका। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपना जो दूसरा अंग आता है उसे अपन किस नाम से जानेंगे। तो दूसरा जो कोशिका अंग पहला अपन ने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा अंग आएगा उसे अपन अंतःप्रदेवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदेवी जालिका को अपन बाहर निकालेंगे और फिर उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों अंतःप्रदेवी जालिका कैसी होती है। तो अंतःप्रदेवी जालिका है वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। अगर बाहर निकाले
तो दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होगी, एक इस प्रकार से और साथ ही में दूसरी है वो यहाँ पे इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, ये तो होती है वो चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होती है वो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये चिकनी होती है और ये खुरदरी होती है। दो प्रकार की रहेगी अंतःप्रदवी जालिका, दो प्रकार की, एक चिकनी और दूसरी यहाँ पे खुरदरी। चिकनी होती है तो चिकनी पे क्या पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो चिकनी के ऊपर है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वसा पाई जाती है, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है इसके ऊपर। साथ ही में दोस्तों जो खुरदरी होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो खुरदरी है उसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन दूसरा अंग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतःप्रदवी जालिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसकी सेल सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी खोज है पोर्टर के द्वारा की गई थी। सबसे पहले इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई है। और ये क्या है, तो ये केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जालनुमा संरचना होती है। क्या होती है, तो ये एक जालीनुमा संरचना है जो केंद्रक कोशिका झिल्ली के तो अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर यानी इसके बीच में पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। और ये कार्य क्या करती है, तो ये ध्यान रखना, कोशिका के अंदर है वो आंतरिक सहायता देती है। कोशिका के अंदर क्या करती है, आंतरिक सहायता देती है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल भी कहते हैं, इसे कोशिका का स्केलेटल भी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों ये दो प्रकार की मैंने बता दिया, चिकनी और स्मूथ होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। अगला पॉइंट यह है जालीनुमा संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली के बाहर रहती है। ये अपने को ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली है उसके तो अंदर और केंद्रक बीच में है, ये मोटा सा ये केंद्रक है, इस केंद्रक के क्या है, बाहर रहती है, ये अपने को याद रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों ये क्या करती है, तो ये कोशिका के अंदर क्या करती है, आंतरिक सहायता देती है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह है कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देती है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल ऑफ सेल कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार की होती है, ये है दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो दो प्रकार देखे दोस्तों यहाँ पे देखे जाए तो पहला होता है उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो दो प्रकारों में पहला होगी उसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना है, इसे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं। पहला तो ये हुआ इसका पार्ट, दूसरा कौन सा हुआ, तो दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका।
ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दूसरी ये हुआ, ये दो प्रकार की हो गई, एक चिकनी स्मूथ, दूसरी खुरदरी टफ। चिकनी है, इसके ऊपर क्या बनेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे चिकनी होती है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वसा पाई जाती है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर, इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो रफ होती है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो इसके ऊपर है दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, जो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो राइबोसोम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है। यह है प्रोटीन का निर्माण, यह है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों, अपने दो यहाँ पे इंपोर्टेंट अंग पढ़ लिए, पहला अपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, दूसरा अपने अंतःप्रदेवी जालिका। तो अंतःप्रदेवी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसने अपने चित्र निकाल के देखा है। दो प्रकार की रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चिकनी जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे फैट होता है, और इसके ऊपर है वो यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। यह जालीनुमा संरचना होती है, जाली के समान, जो कोशिका झिल्ली के तो यहाँ पे अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर पाई जाती है। और ये क्या करती है, कोशिका के अंदर है वो आंतरिक सहायता प्रदान करती है, इंटरनल यहाँ पे हेल्प करने का कार्य करती है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटल ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार की रहेगी, एक स्मूथ, दूसरी चिकनी। स्मूथ होगी वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करेगी, और जो यहाँ पे रफ होगी, खुरदरी होगी, वो यहाँ पे ध्यान रखना है राइबोसोम होता है उसके ऊपर, जो प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यहाँ पे तीसरा अंग आगे पढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों। अब अपन यहाँ पे तीसरा अंग कोशिका का निकाल के पढ़ते हैं, उसे अपन राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम देखिए दोस्तों, अपना तीसरा अंग किस क्या आएगा, तो थर्ड अपना यूनिट आती है, उसे अपन राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखिए दोस्तों, राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम की सबसे पहले तो खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज है वो 1953 के अंदर ई पेलेडे के द्वारा की गई है, ई पेलेडे के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। अब इसके बाद कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो वो केंद्रक होता है, मैंने बताया था। लेकिन कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या रहेगा, तो वो ध्यान रखना है राइबोसोम होता है, इसलिए इसे कोशिका का पेलेड कण के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग यहाँ पे राइबोसोम रहने वाला। अब दोस्तों, राइबोसोम है, तो वो राइबोसोम क्या करेगा, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण है वो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के भी अंदर केंद्रिका होती है उसमें होता है, ध्यान रखना है। तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर स्थित केंद्रिका में होता है, इसलिए केंद्र को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो केंद्र को कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसकी आकृति कैसी होती है, तो केंद्र की राइबोसोम की आकृति है वो ध्यान रखना है दोस्तों, या तो डमरू, डमरू के समान, या फिर लगभग गोलाकारी इसकी आकृति यहाँ पे रहने वाली होती है। जैसे ये क्या होती है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसी लगभग आकृति है, वो क्या रहेगी, तो ये राइबोसोम की आकृति यहाँ पे रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों, राइबोसोम होता है, मैंने बताया कि ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, और ये कोशिका में सभी जगह पाया जाने वाला अंग होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। कोशिका में सभी जगह राइबोसोम पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों, राइबोसोम है वो आरबीसी के अंदर यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये स्तनधारी की, सॉरी दोस्तों, स्तनधारी की एक कोशिका के अंदर, स्तनधारियों की एक कोशिका के अंदर है 10 मिलियन राइबोसोम होता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। राइबोसोम दो प्रकार का रहेगा, 70S और 80S। 70S होता है वो अपूर्ण होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो मनुष्य का निर्माण होता है यूकैरियोटिक से होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, तो राइबोसोम होगा वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम की लंबी लाइन आरएनए से जुड़ती है, जिसे अपन पोलीसोम्स के नाम से जानते हैं, पोलीसोम्स, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और पोलीसोम्स होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोटीन की क्या होती है, कार्यात्मक इकाई यहाँ पे रहने वाली होती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, अपन राइबोसोम, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसकी
खोज 1953 में ई पैलेडे के द्वारा की गई। पहला पॉइंट ये निकल के आया, इसकी खोज है वो ई पैलेडे के द्वारा है, वो यहाँ पे की गई है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्र के अंदर स्थित केंद्रिका में इसका निर्माण होता है। तो दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण केंद्रक यानी न्यूक्लियस में स्थित केंद्रिका, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस में होता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है, केंद्रक में स्थित यानी न्यूक्लियस में स्थित केंद्रिका के अंदर ही इसका निर्माण होता है। इसलिए अपन केंद्रक को क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। इसलिए केंद्रक को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहेगा कि इसकी आकृति है वो क्या रहेगी, डमरू या गोलाकार इसकी आकृति यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी आकृति डमरू या गोलाकार होती है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो डमरू के समान या लगभग है वो गोलाकार इसकी आकृति यहाँ पे रहने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, अपन राइबोसोम की बात करें तो ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है जिसे पैलेड कण, क्योंकि इसकी खोज ई पैलेडे के द्वारा की गई थी दोस्तों, इसलिए इसे पैलेड कण भी कहते हैं, जिसे पैलेड कण भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इसे पैलेड कण भी अपन कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम है वो ध्यान रखना है। तो राइबोसोम है वो यहाँ पे स्तनधारियों की, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे स्तनधारियों की एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम लगभग पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। तो अब लिखेंगे स्तनधारियों की एक कोशिका में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे स्तनधारियों की एक कोशिका में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम पाया जाता है, इतना भयंकर तरीके से। इसलिए तो ये पूरी बॉडी के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसी कोशिका का यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो आगे लिखेंगे, इसे कोशिका का सर्वात्रिक कोशिका अंग यानी यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका में सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वात्रिक कोशिकांग यानी यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये दो प्रकार का रहेगा, कौन कौन सा, 70S और 80S, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगला ये है, दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है और दूसरा 80S होता है। 70S होता है वो ध्यान रखना है दोस्तों, पे कैसा रहेगा, तो 70S है अपूर्ण विकसित और 80S है वो पूर्ण विकसित रहेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और इसको समझाता हूँ मैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम, इसकी खोज 1953 में पैलेडे, निर्माण है वो केंद्रक के अंदर स्थित केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है, इसलिए केंद्रक को अपन किसके, प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री अपन राइबोसोम को बोलते हैं, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री है वो अपन केंद्रक को बोलते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों में चेंजिंग है। इसकी आकृति डमरू के समान या गोलाकार, और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे बड़ा केंद्रक, सबसे छोटा राइबोसोम। इसे
और एक कोशिका के अंदर लगभग 10 मिलियन राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान रखना है। इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। दो प्रकार का 17S और 80S यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो राइबोसोम दो प्रकार का रहेगा, एक 17S और दूसरा यहाँ पे 80S रहता है। तो मैं दोनों के बारे में समझा देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम है दो प्रकार का रहेगा। एक तो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70S और दूसरा यहाँ पे रहता है दोस्तों जिसे अपन 80S के नाम से जानते हैं। 70S होता है, इसकी भी दो यूनिट होती है। इसकी दो यूनिट रहेगी दोस्तों यहाँ पे, इसकी दो यूनिट रहेगी, एक रहेगी इसकी 50S और दूसरी रहेगी इसकी 30S। और इसे अपन सब यूनिट के नाम से जानते हैं, सब यूनिट, ये सब यूनिट है। और दूसरी इसकी यूनिट रहेगी दो, जिसे एक 60S और दूसरी यहाँ पे 40S। इसे सब यूनिट बोलते हैं अपन। आपको दोस्तों इसको जोड़ना नहीं है कि 50 और 30 80 हो गए या 40 ही है, इनकी यूनिट है, मतलब छोटे छोटे आकार में पाई जाते हैं। तो 80S ये 60 और 40 यूनिट होती है और इसकी 50 और 30 यूनिट होती है। इनमें से जो 50 और 60 इनको अपन बड़ी सब यूनिट 50S और 60S है, इसे बड़ी सब यूनिट। और जो 30 और 40 है, 30S और 40S है, उसे छोटी सब यूनिट बोलते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। साथ ही में दोस्तों, जो राइबोसोम है वो आरएनए से जाके मिल जाता है, तो उसे अपन पोलीसोम्स के नाम से जानते हैं, पोलीसोम्स के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आएगा, जब राइबोसोम की श्रृंखला आरएनए से जुड़ती है तो उसे पोलीसोम्स कहते हैं, पोलीसोम कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जब राइबोसोम की श्रृंखला आरएनए से जुड़ जाती है तो उसे पोलीसोम्स कहते हैं। और पोलीसोम्स है ये प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री अपन राइबोसोम को कहते हैं और अपन यहाँ पे राइबोसोम ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे आगे लिखिए। पोलीसोम्स क्या है, पोलीसोम यह प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है। तो ये अपन ने तीसरा अंग यहाँ पे पढ़ लिया है दोस्तों। यहाँ पे पहला अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे अपन ने क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तीसरा अपन ने राइबोसोम पढ़ लिया है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला यहाँ पे कोशिका का अंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अगला जो अपना यहाँ पे अंग आता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चौथा, कौन सा रहेगा, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी, जिसे अपन गोल्जी एपरेटस के नाम से जानते हैं, गोल्जी एपरेटस, जिसे अपन गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपने गोल्जी काय कोशिका के अंदर कैसा दिखता है, तो गोल्जी काय है वो कोशिका के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे ऐसी अपनी इसकी संरचना यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये इसकी संरचना यहाँ पे होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गोल्जी काय की संरचना इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर है दोस्तों क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोटीन, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, इनको यहाँ पे एक जगह बांध के रखने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब गोल्जी काय के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं तो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, उसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। ये सबसे पहले अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन और वसा को क्या करता है, बांध के रखता है। कोशिका के अंदर चारों तरफ जो प्रोटीन और वसा फैट बिखरी हुई है उसको बांधने का कार्य करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करेगा। इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट मैनेजर या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गोल्जी काय है, ये कोशिका का क्या है, मुख्य स्त्रवण सेक्रेशन अंग होता है। ये क्यों, तो ये प्रोटीन और वसा को बांध के रखता है और जरूरत पड़ने पर वो आप पहुंचाते हैं, तो ये स्त्रवण अंग होता
साथ ही में दोस्तों जो गोल्जी बॉडी होती है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये खुद खुद अगर गोल्जी बॉडी खत्म हो जाती है फट के, तो वो लाइसोसोम और वेक्यूल से यानी रसदानी का निर्माण भी करती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके बारे में अपन क्या क्या लिखेंगे, पहला फैक्ट देखें दोस्तों यहाँ पे, इसकी खोज इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों ये क्या करता है, कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन और वसा को क्या करता है, बांध के रखता है। ये है कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन और वसा के अणुओं को बांध कर रखता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों ये क्या करता है, कोशिका के अंदर है जो प्रोटीन और जो वसा है उसको एक दूसरे से जगह पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर, यातायात प्रबंधक या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों यहाँ पे, तो इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे गोल्जी काय के द्वारा अपन क्या करेंगे, तो गोल्जी को या कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंग रहता है, सेक्रेशन अंग रहता है। ये है कोशिका का मुख्य स्त्रवण यानी सेक्रेशन ऑर्गन होता है। आगे देखिए दोस्तों ये क्या करता है, सेक्रेशन मुख्य स्त्रवण अंग होता है। और ये जो गोल्जी काय है वो खुद, ध्यान रखना दोस्तों, फटने पर लाइसोसोम और किसका, रसदानी वेक्यूल्स का यहाँ पे निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों यह है लाइसोसोम और रसदानी जिसे अपन वेक्यूल्स रसदानी का निर्माण करता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये इसके अंदर होते हैं, ये लोब होते हैं, इसे अपन सिस्टर्नी कहते हैं। इसे अपन सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। और जो बीच बीच में गैप है इसे अपन सिस्टर्नी गैप के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो ये अपना कौन सा हुआ दोस्तों, यहाँ पे गोल्जी कोई, जिसे अपन कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी स्थापना की थी, खोज की थी सॉरी। ये कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन और जो वसा है फैट को, इसको अणुओं को बांध कर रखता है। ये कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंग है, सेक्रेशन अंग है। ये खुद फटने पर क्या हो जाता है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लाइसोसोम और रसदानी वेक्यूल्स का निर्माण करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपना यहाँ पे अगला अंग आता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उसे अपन रसधानी के नाम से जानते हैं। रसधानी जिसे वेक्यूल्स के नाम से जानते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। अब ये है रसधानी है, इसकी सबसे पहले है वो स्प्लेंजी के द्वारा इसको प्रोटोजोम देखा गया था। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, इसको सबसे पहले स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में देखा। तो सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, तो स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में रसदानी को देखा गया। लेकिन रसदानी शब्द है वो किसके, डुजरादीन के द्वारा दिया गया था। डुजरादीन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, रसदानी
रसदानी शब्द डुजरादीन के द्वारा दिया गया। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जो वेक्यूल्स होती है, रसदानी होती है, वो क्या होती है? मैंने बताया था अभी कि केमेलोगोल्जी फटने पर किसका निर्माण होता है? एक तो लाइसोसोम का, दूसरा रसदानी का। तो रसदानी है वो किससे बनती है? तो वो गोल्जी कोशिका से बनती है। अब रसदानी होती क्या है? तो कोशिका के अंदर जितना भी रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसे पर रसदानी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसदानी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, रसदानी का काम क्या होता है? तो खाली तो पड़ा है, तो ये कोशिका के अंदर जल, पोषक तत्व, खनिज, लवण, इनको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये है, यानी रसदानी, ये है कोशिका में जल, खनिज, लवण यानी मिनरल्स और तत्वों को संग्रह करके रखता है। ध्यान रखना, वैक्यूल्स क्या काम करता है कोशिका के अंदर? तो जल, खनिज, लवण, पोषक तत्वों को स्टोर करके रखता है। इस आगे देखिए दोस्तों, ये तरल और कठोर पदार्थों का स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको स्टोरेज बैग भी बोलते हैं। यह है कोशिका में तरल यानी लिक्विड, तरल और ठोस पदार्थों को संग्रह करके रखता है, इसलिए इसे स्टोरेज बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। स्टोरेज बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों वैक्यूल्स है, अपन ने वैक्यूल्स यानी रसदानी, इसकी सबसे पहले इसके बारे में तो स्प्लेंजे ने बताया था प्रोटोजोआ में, लेकिन जो रसदानी शब्द है वो डुजरादीन के द्वारा है दिया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका में जितना भी स्थान खाली पड़ा रहता है, खाली स्थान है, उसे रसदानी के नाम से जानते हैं, यानी वैक्यूल्स का अर्थ होता है खाली। और ये क्या करता है वैक्यूल्स? कोशिका के अंदर तो जल, खनिज, लवण, पोषक तत्वों को स्टोर करके रखता है, चाहे तरल हो, ठोस हो, सभी को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे स्टोरेज बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब अपना अगला अंग आता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे तो लाइसोसोम अपना अगला अंग है, उसे अपन लाइसोसोम अब देखिए दोस्तों, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, अगर कोशिका में से लाइसोसोम को निकालेंगे तो उसका चित्र आपको कुछ इस कटोरी के समान ऐसा दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। और ये इसके अंदर क्या पड़े होते हैं? एंजाइम, और क्या पड़े होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। तो ये लाइसोसोम होता है दोस्तों यहाँ पे। और इसकी ये क्या है? इसकी लेयर होती है, ये लेयर होती है, और ये इसके अंदर एंजाइम होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, ये इसकी क्रिस्टी वाला भाग होता है, क्रिस्टी। तो ये लाइसोसोम है। अब देखिए दोस्तों, लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 1974 में लाइसोसोम की खोज डी डुबिए के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, 1974 में डी डुबिए के द्वारा इसकी खोज की गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होता है या कोई अंग होता है जो खत्म हो जाता है, उसको खाने का कार्य करता है। तो ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। और इसके अंदर है क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। 40 प्रकार के जल घटक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जल घटक एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइटिक होता है। अगर कोशिका के अंदर एक एक अंग खराब होता है तो उसको कहा जाता है
लेकिन अगर पूरी कोशिका ही खराब हो गई तो ये पूरा फट के क्या कर देता है, पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, कोशिका का सफाई कर्मचारी, ये भी जानते हैं कोशिका का डिस्पोजल बैग भी इसे कहा जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये है कोशिका में पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। ध्यान रखना, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम। इसलिए इसे अंतःपाचन उपकरण कहते हैं। इसे अंतःपाचन उपकरण, अंतःपाचन उपकरण, उपकरण भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 40 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम होते हैं। इसमें 40 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जिनमें मुख्य एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये क्या करता है, कोशिका में जितने भी कोई अंग है तो अगर वो खराब है तो उसको खत्म कर देता है। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है, कोशिका में खराब अंग को खत्म करता है। लेकिन अगर पूरी कोशिका ही खराब हो गई तो ये खुद को फट फाड़ के क्या कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि पूरी कोशिका खराब होने पर यह फटकर उसे खत्म कर देता है। ध्यान रखना दोस्तों, पूरी कोशिका ये अगर खराब है तो खुद को फाड़ देता है और 40 प्रकार के जो जलघटक एंजाइम है उनको बाहर निकाल के क्या कर देता है, पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आगे देखिए दोस्तों, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग, या फिर इसे किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग, या फिर इसे ऑटोबम के नाम से, सेल ऑफ ऑटोबम, एटम बम, या फिर इसे स्वेंजर, कोशिका का सफाई कर्मचारी, इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी यानी स्वेंजर ऑफ सेल, या डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहते हैं। डिस्पोजल ऑफ सेल भी इसे कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने लाइसोसोम के बारे में क्या क्या देख लिया। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे 1970 में इसकी खोज किसी डी डुवे के द्वारा की गई थी। और ये क्या है, ये कोशिका में पाचन का कार्य करता है, यानी अंतःपाचन उपकरण है। कोशिका में क्या करता है, अंतःपाचन। और इसमें 40 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे उसमें से सबसे मेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कोशिका के अंदर जो खराब अंग होता है उसको यहाँ पे नष्ट कर देता है। लेकिन पूरी कोशिका ही अगर खराब हो गई तो खुद को फाड़ के क्या कर देता है, ये बात पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग, ओटम बम, या सिवेंजर सेल यानी कोशिका का सफाई कर्मचारी, क्योंकि कोशिका खराब होगी तो पूरी को खत्म कर दो। या फिर इसे डिस्पोजल बैग भी कहते हैं। अगर ये खुद को फाड़ता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। आत्महत्या करता है तो इसे ऑटोलाइसिस। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की आत्मलयन लाइसोसोम की आत्मलयन यानी खुद खत्म हो रहा है ना, खुद फाड़ के खत्म हो जाता है, आत्महत्या करता है। तो
और लाइसोसोम की आत्मलयन की प्रक्रिया ऑटोलाइसिस कहलाती है। आत्मलयन की प्रक्रिया ऑटोलाइसिस ऑटोलाइसिस कहलाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने ये लाइसोसोम के बारे में देख लिया है। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों बाकी बचे हुए अंग, जैसे केंद्रक बच गया, गुणसूत्र बच गया, डीएनए बच गया, आरएनए बच गया। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।